हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम जानेंगे केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 245 263। ठीक है, क्योंकि आज जो हम रिवीजन करेंगे वो है खान सर जी के पॉलिटी का 26वां चैप्टर केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य में संबंध। चलिए देखते हैं केंद्र और राज्य में संबंध बेहतरीन ढंग से और विस्तार से। राज्यों का संघ अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारतीय संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। फिर भी भारत में संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था देखने को मिलती है। इसमें वे सभी तत्व विद्यमान हैं जो एक संघीय राज्य में होते हैं। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है, संघात्मक शासन प्रणाली की तरह इसमें समस्त शक्तियां विधायी, कार्यकारी और वित्तीय केंद्र एवं राज्य के माध्यम मध्य विभाजित हैं। इनके मध्य अधिकतम सहकारिता एवं सहकारिता आवश्यक है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से प्रभावित है। केंद्र राज्य संबंध को विशेष रूप से योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय यानी फिस्कल विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसियां सर्वोच्च न्यायालय हैं। मुख्य एजेंसी जो है सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में सबसे पहले नेहरू समिति ने संघीय प्रावधानों की बात की। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रथम बार संघीय शासन अपनाया गया। संविधान के भाग 11 और 12 में अनुच्छेद 245 से 300 तक केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी संबंध को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। केंद्र राज्य संबंध, पहला अध्याय 1 है विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध और चौथा इसमें व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंध। भाग 11 में है, ये भी भाग 11 है। अनुच्छेद 245 255 है, 256 से 263 है। भाग 12 है, अनुच्छेद 264 से 300 ए है और भाग 13 है, अनुच्छेद 301 से 307। अब आइए कि करके समझते हैं विधायी शक्तियाँ। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र एवं राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। संवैधानिक उपबंध अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 248 अविशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। नोट, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकृत किया जाना। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। अनुच्छेद 246 यह सुनिश्चित करता है कि संसद और राज्य के विधानमंडलों को किन विषयों के बारे में विधि बनाने की शक्ति
होगी। विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। पहला है इसमें संघीय सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। विशेष प्रावधान। भारतीय संघ के किन्हीं विशेष राज्यों और राज्य के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान स्पेशल प्रोविजंस अपनाए हैं। इनका विवरण संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 370 से लेकर अनुच्छेद 392 तक में किया गया है। इनमें भी अनुच्छेद 379 से लेकर अनुच्छेद 391 तक की संवैधानिक व्यवस्थाओं को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। सूचियों के निर्वाचन का सिद्धांत। जब केंद्र और राज्यों के मध्य विधि के संबंध में या कोई अन्य विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय कुछ सिद्धांतों के आधार पर सूचियों का निर्वाचन करता है। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं: संघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, और तीसरा तत्व एवं सार का सिद्धांत, और छठवां छद्म विधायन, और पांचवा है प्रत्यायोजित विधायन, और छठवां है अर्थ के अल्पीकरण का सिद्धांत। प्रशासनिक संबंध। संविधान के भाग 11 में अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। इसका उद्देश्य केंद्र एवं राज्यों की प्रशासनिक रचनाओं में विवादों को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना है। प्रशासनिक संबंध से तात्पर्य केंद्र व राज्य सरकारों की कार्यपालिका संबंधी तालमेल है। अन्य उपबंध। अनुच्छेद 355 में केंद्र के 2 कर्तव्य हैं। एक, बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति की स्थिति में केंद्र प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। दूसरा, केंद्र का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि राज्य संविधान की व्यवस्था अनुसार कार्य करे। कुछ यहाँ डायग्राम दिया गया है। केंद्र तथा राज्यों में प्रशासनिक संबंध। सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध और आपातकाल में प्रशासनिक संबंध। कार्यकारी शक्तियों का समान बंटवारा। राज्यों के निर्देश देने की केंद्र की शक्ति। कृत्यों का आदान प्रदान। अन्य संवैधानिक प्रावधान। संविधानेतर प्रावधान। इसमें अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के समय केंद्र राज्य को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में निर्देश दे सकता है। यह कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति स्वयं ग्रहण कर सकता है। वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 इस स्थिति में केंद्र सरकार राष्ट्रपति द्वारा वित्त के संबंध में निर्देश या आदेश दे सकता है। संवैधानिक उपबंध। अनुच्छेद 256 राज्यों और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण है। अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में संघ की राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की शक्ति। अनुच्छेद 258 का संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारता। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां। निम्न तरीकों के द्वारा केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है। राज्यों द्वारा कार्यकारी शक्तियों को प्रयोग करने का दायित्व। केंद्र राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चल रही है। अनुच्छेद 355 अनुच्छेद 256 केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करें। संविधान में राज्य की कार्यकारी शक्तियों पर 2 प्रकार के प्रतिबंध हैं। पहला है, राज्य का यह दायित्व है कि वह अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग इस प्रकार करे कि संसद द्वारा निर्मित कानून का अतिक्रमण न हो। दूसरा पॉइंट इसमें, राज्यों का यह दायित्व है कि वह केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित न करें। अनुच्छेद 257 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न डाले। इस प्रकार केंद्र सरकार को संचार के साधनों के निर्माण और रखरखाव तथा राष्ट्रीय और सैनिक महत्व के मार्गों, पुलों, सड़कों तथा रेलों के संरक्षण आदि के बारे में राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यों के विशेष दायित्व। राज्य केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित न करे, न ही कोई पूर्वाग्रह रखे। अनुच्छेद 365
यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है तो उस पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश। संचार के साधनों को बनाए रखने एवं उनकी देखभाल करें। राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करें। अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं बनाएं व लागू करें। प्राथमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था। संघ के अधीन आने वाले किसी विषय का राज्यों को प्रत्यायोजन। अनुच्छेद 258(1) राष्ट्रपति राज्य की सहमति से केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है, सशर्त या बिना शर्त। अनुच्छेद 258(2) संसद संघीय कानूनों के प्रवर्तन के लिए राज्य या उसके किसी प्राधिकारी को अधिकृत कर सकती है। संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। अनुच्छेद 258 का राज्यों का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उसे या उसके अधिकारियों को राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों को सशर्त या बिना शर्त सौंप सकता है। अनुच्छेद 261 में यह कहा गया है कि केंद्र तथा राज्य सरकारें न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों को लागू करेगी और इस बारे में जरूरी कानून संसद द्वारा बनाए जाएंगे। अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन 1966 से IFS भारतीय वन सेवा। अनुच्छेद 312 केंद्र व राज्य दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है। राज्यों में नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। राज्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सिर्फ निलंबित कर सकता है, जबकि उनकी भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण व उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार केवल केंद्र को है। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग। संसद कानून के माध्यम से संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPSC का गठन कर सकती है, किंतु इस हेतु संबंधित राज्य की विधायिकाओं की सहमति जरूरी है। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। अनुच्छेद 301 अनुच्छेद 304 अंतर्गत संसद को अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य व समागम को निर्बाधित कर सकती है। अनुच्छेद 285 तथा 289 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की संपत्ति पर राज्यों के कर तथा राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट होगी। जल संबंधी विवाद। अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद अंतर्राज्यीय नदियों के बंटवारे जैसे उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए कानून बना सकती है। किसी अंतर्राष्ट्रीय नदी या नदी दोनों के या उनके जल प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद के निपटारे के लिए संसद प्रावधान कर सकती है। इस संबंध में संसद ने 2 कानून बनाए हैं, एक नदी बोर्ड अधिनियम 1956, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956। नोट: नदी बोर्ड्स एक्ट 1956 और राष्ट्रीय जल नीति 1987। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद गठन करता है और उसके संगठन, प्रक्रिया तथा कर्तव्यों की प्रकृति निश्चित करता है। अनुच्छेद 263 राज्यों के पारस्परिक विवादों की जांच या समाधान के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। अनुच्छेद 263 के अनुसार यदि राष्ट्रपति यह महसूस करे कि ऐसे परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा इस परिषद के कर्तव्यों, इसके संगठन और प्रक्रिया को भी परिभाषित किया जा सकता है। अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सदस्य। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ के 6 कैबिनेट मंत्री या ये मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, जिनमें गृह मंत्री भी शामिल होता है। तीसरा पॉइंट इसमें, इसके अतिरिक्त राज्य
संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री प्रशासक, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। वित्तीय संबंध। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300A तक केंद्र व राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। भारत के केंद्र राज्य संबंध संविधान के प्रावधानों से नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से प्रभावित होते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से योजना प्रक्रम में राज्य केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। भारतीय राजकोष की संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में सहायक अनुदान केंद्र प्रायोजित परियोजनाएं कर सहभाजन एवं संसाधनों के आवंटन का माध्यम है। महत्वपूर्ण तथ्य राज्यों के सहायतार्थ अनुदान। अनुच्छेद 275 सहायक अनुदान। एक है, संसद राज्यों की सहायता के लिए संचित निधि से अनुदान दे सकती है। दूसरा, यह वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया सामान्य व विशेष दोनों कारणों से जाता है। अनुच्छेद 282 विवेकाधीन अनुदान। एक, संघ तथा राज्यों दोनों ही किसी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान आवंटित कर सकते हैं। यह केंद्र का विवेकाधीन अधिकार है। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद अर्थात वित्तीय संबंध। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स आई फाइनेंशियल रिलेशंस। भाग 12। अध्याय 1 वित्त, अध्याय 2 उधार लेना, अध्याय 3 संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद, अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। इसमें वित्त में साधारण में अनुच्छेद 264 267 तक और संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का विवरण अनुच्छेद 266 से 221 तक। प्रकीर्ण वित्तीय संबंध अनुच्छेद 282 से 291। अनुच्छेद उधार लेना अनुच्छेद 292 एवं 293। संपत्ति एवं समुदाय, बाध्यताएं और वाद जो है अनुच्छेद 294 से 300। और संपत्ति का अधिकार जो है इसमें अनुच्छेद 300A 44वें संविधान संशोधन 1978 सी। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने वर्चस्व से किए जाने वाले व्यय। अनुच्छेद 283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। अनुच्छेद 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त करकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्वर्धन। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 290 का कुछ देवस्यम निधियों को वार्षिक संसदाएं। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। संविधान के अनुसार भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति नहीं रखते हैं। अनुच्छेद 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियां, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 295 अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 296 राजगामी या व्यक्तिगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। अनुच्छेद 297 राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीप मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। अनुच्छेद 298 व्यापार करने आदि की शक्ति। अनुच्छेद 299 संविदाएं। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियाँ। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना 44वें CA संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 301 से 307 तक। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम
पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों को विधायी शक्तियों पर निर्वर्धन। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्वर्धन। अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाले विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। संघ के कर एक ऐसे कर जो केवल संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर कर पर अधिशुल्क, शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार। राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर जैसे भू राजस्व, स्टैंप ड्यूटी, जानवरों, नावों, वाहनों आदि पर कर, भवनों, खनिजों एवं बिक्री पर कर, मनोरंजन कर आदि। ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं पर राज्यों द्वारा वसूले व रखे जाते हैं, जैसे विनिमय बिलों पर स्टाम्प ड्यूटी। केंद्र द्वारा लगाए व वसूले गए पर राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, जैसे कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर, रेल, समुद्र, वायु द्वारा ले जाए जाने वाले माल तथा यात्रियों पर कर आदि। कतिपय कर संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किए जाते हैं, किंतु उनका विभाजन केंद्र व राज्यों के बीच किया जाता है। आयकर का विभाजन संघीय भूभाग के लिए निर्धारित निधि तथा संघीय खर्च को काटकर शेष राशि में से किया जाता है। केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोग। भारत का संविधान केंद्र व राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देता है। भारत को सहयोगी संघवाद बनाने वाली कुछ संस्थाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है वित्त आयोग, नंबर 2 है अंतर्राज्यीय परिषद, नंबर 3 है नीति आयोग, नंबर 4 है क्षेत्रीय परिषदें, नंबर 5 है अखिल भारतीय सेवाएं, नंबर 6 है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नंबर 7 है विभिन्न सम्मेलन जैसे मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन आदि। 8वां है योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद। अब आपका आ गया अगला पॉइंट वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका मुख्य दायित्व संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारों की संतुष्टि करना। प्रथम वित्त आयोग का गठन क्षितिज चंद्र नियोगी की अध्यक्षता में 1991 में किया गया था और अब तक 16वें वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, जो 5 वर्ष के लिए होते हैं। संरचना। वित्त आयोग एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनी संस्था है। इसके सदस्यों की अर्हताओं का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्हताएं हैं। आयोग का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक कार्यों का अनुभव हो, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सदस्य। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उसकी समकक्ष योग्यताएं रखने वाला व्यक्ति, सरकार की वित्त एवं लेखा का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, वित्तीय मामलों और प्रशासन का विस्तृत अनुभव रखने वाला व्यक्ति, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। कार्य। अनुच्छेद 283 के तहत वित्त आयोग का यह कार्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशें दे। संघ व राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम का वितरण और राज्यों के बीच उनका आवंटन। वित्त आयोग का सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करने का कार्य। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान निर्धारित करने वाले सिद्धांत। राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों तथा नगरीय निकायों के संसाधनों की पूर्ति, राज्य की संचित निधि से वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना और राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य विषय। इस संबंध में वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को तथा उन पर की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष विचार के लिए अनुच्छेद 221 रखवाता है। 16वां वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिसंबर 2023 में अरविंद
पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी सिफारिशें वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगी। ध्वारधर हिस्सेदारी केंद्र और राज्यों के बीच की हिस्सेदारी। महामारी के दौरान विशेष रूप से संसाधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव के बाद बने नए केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर के आने से 1% का आवश्यक समायोजन भी किया गया है। पैमाना हिस्सेदारी। जनसंख्या 15.0, क्षेत्रफल 15.0, वन और पारिस्थितिकी 10.0, आय का अंतर 45.0, कर और राजकोषीय प्रबंधन 2.5, जनसांख्यिकी 12.5, कर और राजकोषीय प्रबंधन 2.5, जनसांख्यिकी 12.5, कुल 100। स्थानीय निकायों की सरकार। शहरी स्थानीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और मांग के आधार पर अनुदान दिए गए हैं। मूल अनुदान केवल उन शहरों कस्बों के लिए प्रस्तावित है जिनकी संख्या 10 लाख से कम है, जबकि 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले शहरों के लिए 100% अनुदान मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड MCF के जरिए प्रदर्शन के आधार पर जोड़े गए हैं। स्वास्थ्य। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों द्वारा 2022 तक उनके बजट का 8% से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाया जाना चाहिए। डॉक्टरों की उपलब्धता में अलग अलग राज्यों में असमानता को देखते हुए अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का गठन करना आवश्यक है, जैसा कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 2(1) के तहत उल्लिखित है। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और अनुदान। 15वें वित्त आयोग ने 2022-2023 से 2025-2026 तक कुल 4,800 करोड़ रुपये प्रत्येक वर्ष 1,200 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य राज्यों को शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा आयोग ने 6,413 करोड़ रुपये उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं, मातृभाषा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, चिकित्सा और इंजीनियरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए तथा ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग ने सभी राज्यों में कृषि सुधारों को लागू करने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है। भूजल स्टॉक को बनाए रखने और उसको बढ़ावा देने वाले राज्यों को प्रोत्साहन आधारित अनुदान, तिलहन, दालों और लकड़ी आधारित उत्पादों का उत्पादन। राजकोषीय प्रबंधन। पंद्रहवें वित्त आयोग तय समय के अंदर ऋण स्थिरता के लक्ष्य को हासिल कर उसे परिभाषित करना जरूरी है, जिसकी एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी समूह द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। या उच्च शक्ति वाला समूह नए FRBM ढांचे को तैयार कर सकता है और इसके कार्यान्वयन को देख रेख कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर अपने FRBM अधिनियमों में संशोधन करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके कानून राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप हों। इस उच्च स्तरीय अंतर सरकारी समूह को 15वें वित्त आयोग की विविध सिफारिशों के कार्यान्वयन की देख रेख करने का काम भी सौंपा जा सकता है। राज्य सरकारें स्वतंत्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन सेल के गठन की संभावना तलाश करती है, जो उनके ऋण कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक लागू कर सकेगा। सरकार के वित्त आयोग। गठन वर्ष, अध्यक्ष, क्रियान्वयन वर्ष, रिपोर्ट देने का वर्ष। पहला 1951 केसी नियोगी। क्रियान्वयन वर्ष इसका है 1952 से 1957।
रिपोर्ट देने का वर्ष है 1952। दूसरा है 1956 के स्थानम 1957 से 1962, रिपोर्ट देने का वर्ष है 1957। तीसरा है 1960 ए के चंदा 1962 से 1966, रिपोर्ट देने का वर्ष है 1961। 2012 चौदहवां है वाई बी रेड्डी 2015 से 2020 तक, 2015 15वां 2017 से एन के सिंह 2020 से 2025, 2019 16वां 2023 अरविंद पनगड़िया 2025 से 2030 तक। सरकारिया आयोग 24 मार्च 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने केंद्र राज्य संबंधों पर पुनः विचार करने के लिए आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त करने की घोषणा की थी। यह एक सदस्यीय आयोग 9 जून 1983 में स्थापित हुआ था। 9 जून 1983 में स्थापित हुआ था। श्री बी शिवरमन और श्री एस.आर. सेन को बाद में शामिल किया गया। इन सदस्यों के अतिरिक्त इस आयोग में एक सचिव सेक्रेटरी, एक संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी और 4 निदेशक थे। इस आयोग के अध्यक्ष सरदार रणजीत सिंह सरकारिया थे। इस कारण इस आयोग को सरकारिया आयोग कहा जाता है। सरकारिया आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में प्रस्तुत की गई, जिसका आधिकारिक 4 जनवरी 1988 में जारी किया गया। सरकारिया आयोग की मुख्य सिफारिशें। आयोग की रिपोर्ट में कुल 247 सिफारिशें थीं। दिसंबर 2007 तक इसमें से 179 लागू हो चुकी हैं। ये सिफारिशें केंद्र और राज्यों के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित हैं। सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। सरकारिया आयोग ने स्थायी और अंतर राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया। पुंछी आयोग केंद्र सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2007 में केंद्र राज्य संबंधों का नए आधार पर विश्लेषण करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग की समक्ष निम्नलिखित विषय सौंपे गए। करों और वादियों को जोड़ने के मामले पर केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करना, केंद्र और राज्य द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय को शक्ति के स्थानांतरण की भूमिका के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच करने एवं केंद्रीय बल की तैनाती हेतु विधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत समर्थक विधान की संभावनाएं बताना, सांप्रदायिक एवं जातीय हिंसा या अन्य प्रकार के सामाजिक संघर्ष में केंद्र व राज्य की भूमिका, उत्तरदायित्व और न्यायिक क्षेत्र का परीक्षण करना, राज्यपाल की भूमिका, सामाजिक व आर्थिक नियोजन, पंचायती राज संस्थान और केंद्र राज्य के मध्य संबंधों में संसाधनों के वितरण का परीक्षण करना, जिला स्तर पर स्वतंत्र रूप से योजना को और बजट को तैयार करने की अवधारणा तथा केंद्रीय सहायता को राज्यों के विभिन्न प्रकार के निष्पादन से जोड़ने के मामले पर। नोट: भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित राजमन्नार समिति भी है। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही, क्योंकि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, क्योंकि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया। क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय यानी स्टेटरी बॉडी है। यह गैर संवैधानिक निकाय व परामर्शदात्री संस्था है, जिनका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया है। इन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक
पूर्वोत्तर परिषद भी है, जिसका गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा क्षेत्र के प्राकृतिक स्वरूप, सांस्कृतिक तथा भाषाई बहुलता, सुरक्षा तथा कानून, नदी अफवाह तंत्र तथा संचार के कानून साधनों पर आर्थिक विकास के स्तर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत का गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया है, जहां सामाजिक आर्थिक विकास और अंतर्राज्यीय परिवहन के संबंध में राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। क्षेत्रीय परिषद के सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष, सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, तीसरा सभी सदस्य राज्यों से 2 अन्य मंत्री और चौथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक। वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय नई दिल्ली, सदस्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय मुंबई, सदस्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय चेन्नई, सदस्य कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल तथा पुदुचेरी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय कोलकाता, सदस्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। मध्य क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय इलाहाबाद, प्रयागराज, सदस्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। नोट: छत्तीसगढ़ राज्य नहीं है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। चंडीगढ़ राज्य नहीं है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। पूर्वोत्तर परिषद 1963 में नागालैंड के पृथक राज्य के निर्माण के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों का निर्माण किया गया। मणिपुर को भी राज्य का दर्जा मिल गया। नीफा को अरुणाचल प्रदेश बना दिया गया तथा 1975 में सिक्किम को भारत में विलय किया गया। इन राज्यों के बीच सहयोग तथा समन्वय के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन 1971 में किया गया। कार्य या भूमिका: पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का मंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है या मनोनीत किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की नोडल एजेंसी सामाजिक आर्थिक नियोजन के लिए राज्य को सलाह देने का कार्य किया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्राज्यीय परिवहन के विकास, जल विद्युत क्षमता के विकास में परिषद की भूमिका उल्लेखनीय है। पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय गृह मंत्रालय न होकर शिलांग, मेघालय में है। पूर्वोत्तर परिषद समूचे पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए सामंजस्य का निर्माण करती है। उसके बावजूद परिषद के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर अभी भी संघर्ष होते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य आर्थिक रूप में स्वायत्त नहीं हैं और संघ सरकार द्वारा दी गई सहायता पर निर्भर है। इसलिए इस क्षेत्र से संघीय शासन के लिए नवीन चुनौतियां प्राप्त होती हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य: ऐसे विषयों पर विचार विमर्श करना जिनमें केंद्र व राज्य के साझा हित निहित हैं। नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु केंद्र व राज्य में समन्वय स्थापित करना। उन विषयों पर विचार विमर्श करना जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गए हो तथा राज्यों के सामान्य हित में हो। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठकें पारदर्शी होती हैं तथा निर्णय एकमत से लिए जाते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का सचिवालय: इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। सचिवालय का प्रमुख भारत सरकार का सचिव होता है। 2011 से यह क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। अस्थायी समिति: अंतर्राज्यीय परिषद के विचारार्थ मामलों पर चर्चा करने के लिए 1990 में अस्थायी समिति की स्थापना की गई। अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री, सदस्य 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा 9 राज्यों के मुख्यमंत्री। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो ये रहा हमारा जो आज का 26वां चैप्टर था। आई होप आप सभी को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।